अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी का 5th चैप्टर जो कि है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 5th चैप्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स। तो लेट्स स्टार्ट इन आर इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। That is introduction. Indian economy is a predominantly is a rural economy. Economic growth of the country is driven in by its rural development. It's true that India lives in villages. The term rural development it is a subset of a broader term development. मीन्स कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो मुख्य रूप है डेवलपमेंट का, वो मेनली रूरल पार्ट है, जो कि गाँव की एरिया है। मीन्स जो हमारा रूरल डेवलपमेंट गाँवटी विलेजेस एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे रूरल को एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। तो क्या दिया गया है, जो कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए जो मतलब पार्ट्स दिए गए रूरल पॉपुलेशन के, जैसे कि 83.25 करोड़ पीपल है जो कि विलेज रूरल पॉपुलेशन में आते हैं, जिसका वो परसेंटेज में देखें तो 68.8% है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सेंसस है रूरल पॉपुलेशन का अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। फिर रूरल डेवलपमेंट का दिया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। उसके बाद हमारा दिया गया है डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। एक वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन दिया गया है, क्या है पढ़ते हैं। Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of a specific group of a people. The rural development involves extending the benefits of the development to the poorest among those who seek livelihood in the rural areas. The group includes small-scale farmers, tenants, and the landless. जो रूरल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है, जो डिज़ाइन की गई है इकोनॉमिक की, वो बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ को देखकर, उन ग्रुप ऑफ पीपल की लाइफ को समझकर, जो रूरल पुअर पीपल है उनको डेवलप कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें सोचकर बनाई गई है। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट है वो क्या सारी चीज़ें एक्सटेंड करता है, कैसे लोगों को मतलब बेनिफिट हो, जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको अच्छा खासा लाइवहुड दिया जाए, अच्छी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। फिर जो ग्रुप इंक्लूड करते स्मॉल स्केल फार्मर्स है, उनको भी टेनेंट्स दिया जाए, लैंड्स दिया जाए, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर कर सके। फिर कुछ रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है जो कि जनरली दिया गया है। कुछ ऐसे मीन्स रूरल गाँवटी एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब क्या दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है पढ़ते हैं। The rural population in India is classified into agriculture sector, which has been subdivided as the agriculture and allied activities. Agriculture consists of a small and marginal large farmers. Allied sector consists of a plantation, forestry, fisheries, dairy and horticulture. मीन्स कि रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का ऐसा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फॉर एग्जांपल अलग कैटल वर्क्स होते हैं, उसको अलाइड एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जैसे कि गाय वगैरह पालना, उनका मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना प्राइस प्रॉफिट के लिए। फिर कुछ ऐसे मार्जिनल फार्मर्स है जो मीन्स फार्मिंग करते हैं लैंड का, कुछ फॉरेस्ट्री मीन्स जो फिशिंग करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स वगैरह जो बनाते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करके बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आ जाती है, जो प्रोड्यूस करके लोग सेल करते हैं या तो फिर अलाइड एक्टिविटीज़ करते हैं, कैटल वर्क्स करते हैं। फिर दिया गया है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन economic activity concerned with the processing of raw materials and the manufacture of the good in factories. This sector has been classified into the small scale cottage and rural industries. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको मतलब ऐसे डिफाइन किया गया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको फिनिश्ड गुड पे मतलब कन्वर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में, और बहुत अच्छे से उसको डिवाइड करके मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्मॉल क्लासीफाइड की जाती है, जैसे स्केल, कॉटेज, ये सारी चीज़ें रूरल इंडस्ट्रीज में बनती है। मीन्स इन शॉर्ट इंडस्ट्रीज में वही होता है कि जो प्रोडक्ट्स रहते हैं रॉ मटेरियल्स, उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है।
फिर सर्विस सेक्टर दिया गया है। द सर्विस सेक्टर टर्म्ड एज द टेरिटरी सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज द फाइनल कंज्यूमर्स एज such as accounting services, tradesmanship like mechanic or plumber, computer services, restaurants, tourism, etc. The service sector has been further classified into traders, wholesaler, retailer, transport operators, and professional and technical. इसमें क्या दिया गया है, जो सर्विस सेक्टर ये टेरिटरी सेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें जो इन्वॉल्व होते हैं, जो सर्विसेज होती है, जो बिजनेसमैन या फिर फाइनल कंज्यूमर को मिलता है, वो कौन से सर्विसेज होते हैं, जैसे प्लम्बरिंग का हो गया, प्लम्बरिंग एक टाइप का सर्विस हो गया। ट्रेड्समैनशिप मीन्स जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सामान को लेते देते हैं, उसके बीच में भी सर्विस होता है। कंप्यूटर सर्विसेज होती है, मीन्स अलग अलग टाइप की जो वर्क लोगों को लिए की जाती है, जिनको फीस मिलता है उसके चार्ज के तौर पे, तो उसको बोलते हैं हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमको सर्विस देनी रहती है, उसके बदले में हमको क्या मिलता है, फ़ी पेमेंट मिलता है। उसके बाद क्या है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा विटनेस्ड है, मीन्स ये गवाह है कि जो प्लान्स होती है, पॉलिसीज होती है, जिसकी वजह से रूरल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट लेवल्स है जो कि डेवलप करते हैं रूरल एरियाज़ को, और कुछ नॉन गवर्नमेंट लेवल्स है। फॉर एग्जांपल अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज दी गई है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। उसके बाद हमारा दिया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ अ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया दिया गया है, जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। रूरल डेवलपमेंट में हेल्प होता है सैनिटेशंस को, हाइजीन रखना, पब्लिक प्लेस पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, सेफ रखना, अफोर्डेबल हेल्थ मीन्स अच्छी खासी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रखना, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल सके, और ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करती है रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है। सेकंड हमारा दिया गया है लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। इसमें जो लिटरेसी होती है वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होती है सोशल इकोनॉमिक को चेंज करने के लिए। मीन्स हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल इकोनॉमिक को चेंज करने के लिए। फिर इसमें कुछ कंसिडरेबल दिया गया है, कंसिडर किया गया है, इसमें कुछ कंसिडरेबल गैप दिया गया है रूरल और अर्बन लिटरेसी का। फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट हमेशा हेल्प करता है लोगों के लिए कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और उनके माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमारा दिया गया है थर्ड पॉइंट दिया गया है इम्प्रूव एम्पावरमेंट ऑफ अ वीमन। इसमें क्या दिया गया, रूरल डेवलपमेंट हमेशा हेल्प करता है अगर हम लोग एम्पावरमेंट मीन्स वुमेन की एम्पावरमेंट को भी दे, उनको पावर दिया जाए, उनको भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है मीन्स जो जेंडर में पार्शियलिटी की जाती है लेडीज़ और जेंट्स में, ये सारी चीज़ें ना हो, जो डिफरेंट नीड्स है वीमेंस की वो भी कंप्लीट की जाए, जो एनकरेज किया जाए वीमेंस को भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आने के लिए, इलेक्शंस में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब मीन्स हमारे रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा दिया गया है फोर्थ एनफोर्समेंट ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर। रूरल डेवलपमेंट हमेशा हेल्प करती है, सेफ गार्ड करती है राइट्स को, सोशली और डिसएडवांटेज रहता है जो कि प्रॉपर एनफोर्समेंट और लॉ और ऑर्डर को। ठीक है, मीन्स का जो मीनिंग है, आप इन्फोर्समेंट मीन्स इम्प्लीमेंट, प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो और लोग प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर को मीन्स फॉलो करें अच्छे से, तो ये भी हमारी मीन्स रूरल एरिया को हमेशा डेवलप करेगा। लैंड रिफॉर्म्स रूरल डेवलपमेंट में जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटेक्शन होता है, टेनेंसी होती है, इन सारी चीज़ को कम करना चाहिए। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कानून को मीन्स रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, इन सराउंडिंग एरिया में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करना, ये सारी लिमिटेशंस को अच्छे से करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें क्या है, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोवाइड करना हुआ, वाटर फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी फैसिलिटीज़ को अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद हमारा दिया गया अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। रूरल डेवलपमेंट को हमेशा फैसिलिटी देना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि उनके पास पैसों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी एग्रीकल्चर अच्छी हुई, कभी नहीं हुई, तो पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्रेडिट सोसाइटीज़ अच्छे खासे बैंक लोन्स उनको मिलने चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोन के लिए।
उसके बाद हमारा दिया गया है एरिडिकेशन ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी को कम कैसे करें। तो वो हमारा क्या दिया, रूरल डेवलपमेंट में हमेशा इनकम को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने का, अच्छे से रखने का, इम्प्लीमेंट करने का, और ये सारी चीज़ें हमेशा जो पोवर्टी है उसको कम करेगी, गरीबी को कम करेगी अगर हम प्रॉपरली इनकम प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो अब कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स है जो कि एग्रीकल्चर में लोन मिलते हैं इंडिया में, उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम time to time to provide adequate timely finance to this sector. Rural credit system assumes importance because for most of the Indian rural families savings and inadequate to finance farming एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स एग्रीकल्चर क्रेडिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रॉपरली एग्रीकल्चर को ग्रोथ करें, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो है उनको रिव्यू किए करें, एडिक्वेट मीन्स अच्छी खासी टाइम दी जाए उनको फाइनेंस का, कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड ऑफ लोन दिया जाए, और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उनकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए कि उनको किस चीज़ का लोन चाहिए, और प्रॉपरली उनको लोन टाइम टू टाइम पेमेंट दिया जाए, प्रॉपर इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे कुछ हमारा जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो दो पर्पस पे डिवाइड है, एक टेन्योर पे और एक पर्पस पे। एक टेन्योर क्या है, टेन्योर मीन्स जो कि टाइम के हिसाब से हो, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और हमारा पर्पस वाला है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव होता है। अब हमारा दिया गया टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसमें फर्स्ट है हमारा टेन्योर। टेन्योर मीन्स जो कि टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड रहता है लोन, जैसे कि इतने से इतने समय के लिए जो लोन दिया गया है, तो हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड हो जाता है। फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन क्या होता है, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर मीन्स कम से कम 2 साल के लिए लोन दिया जाता है, और इसमें कल्टीवेटर्स को लोन इसलिए दिया जाता है कि वो प्रॉपर फर्टिलाइज़र ला सके, अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर सके, अच्छे खासे सीड ला सके, और अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर सके एग्रीकल्चर की, इसलिए। मीडियम टर्म क्रेडिट में क्या होता है कि लोन्स का पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, जैसे कुछ गाय भैंस वगैरह कैटल्स खरीदने हैं इसलिए, या फिर कुछ गड्ढा वगैरह कराना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पानी के लिए, या फिर कैनल्स के लिए कुछ इक्विपमेंट, कोई सामान चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसके लिए लोन दिया जाता है। फिर हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट इसलिए होता है कि वो 5 साल से ज़्यादा होता है। ये मॉडर्न वाला, मीडियम वाला 5 साल से कम होता है, और लॉन्ग वाला 5 साल से ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे किसी को ट्रैक्टर लेना है, या फिर लैंड ही खरीदना है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है परमानेंट लैंड में, तो इसके लिए हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोन होता है। उसके बाद हमारा दिया गया पर्पस। पर्पस में भी दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। पर्पस मीन्स किसी उद्देश्य, किसी काम के लिए अगर आप लोन लेते हो, कि जब तक वो काम नहीं हो जाते, ये उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप लोन का लोन का अमाउंट नहीं देते। तो प्रोडक्टिव लोन क्या होता है, जिसमें लोन किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए अगर आप लोन लेते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव लोन। फॉर एग्जांपल लैंड्स खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, ट्रैक्टर परचेस करने के लिए। और अनप्रोडक्टिव लोन इसलिए होता है जैसे कि आप किसी पर्सनल खर्च के लिए लेते हैं, पर्सनल कंजप्शंस के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की शादी करानी हो, या फिर कुछ रिलीजियस सेरेमनीज होती है, तब भी आप लोन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। अब उसके बाद हमारा कुछ सोर्सेज दिए गए एग्रीकल्चर से, मीन्स एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, जो एग्रीकल्चर को लोन मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, उधारी मिलता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्स दिया गया। पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पढ़, इसमें क्या दिया गया है, जो नॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्यों दी गई है, क्योंकि उनको 40% ऑफ टोटल क्रेडिट लोन मिलता है इंडिया में। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होता है, जिसमें किसी भी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में लोन लेना पड़ता है, प्लस उसमें किसी भी फॉर्म या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें कोई कोलेट्रल मीन्स कोई सामान मीन्स इसमें क्या होता है, लैंड या असेट्स को गिरवी रखना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज्वेलरी वगैरह हो गया, उसको गिरवी रखोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में। उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल का, जैसे मनी लैंडिंग।
मनी लैंडिंग मीन्स कि जैसे कि आप किसी को पैसा देते हो और वो इंटरेस्ट पे आपको बाद में उसको फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मंथली। उसके बाद जब आप इंटरेस्ट पे करते रहते हो उसके बाद अपना अलग से अमाउंट पेड करोगे तब आपको वो अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, मनी लैंडिंग हैज़ बीन अ वाइडली प्रिवलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरिया। जो कि मनी और जो मनी लेंडर मीन्स जो मनी लेंडर जो आपको मनी देता है ये ज़्यादा अमाउंट में, वो इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा चार्ज करता है और वो पैसे जो गिरवी रखता है प्रॉपर्टी उसको भी कल्टीवेट कर सकता है। उसके बाद क्या दिया गया, अदर प्राइवेट सेक्टर्स दिए गए, कुछ और प्राइवेट सेक्टर्स है जो कि लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भी लोन देते हैं। जो लैंड लॉर्ड्स मीन्स कि जो ज़मीन का मालिक होता है वो भी लोन देता है। कुछ एजेंट्स होते हैं, क्रेडिट लोन रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम लोन ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद हमारा दिया गया है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स है जो कि हमको लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई, इसमें क्या रहता है कि वो जो लोन होता है वो हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट और लीगली बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी पॉलिसी के ऊपर प्रोग्रेस, अगर ये हम लोन किस लिए लेते हैं कि अगर हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है फिर या फिर इंक्रीज़ करना है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर का, फार्मर का प्रोडक्शन जो होता है वो भी अच्छे से करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेटर इंस्टीट्यूट्स और बहुत ज़्यादा अच्छे से इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स को जो वीकर सेक्शंस हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके, इसके लिए ये वाला लोन लिया जाता है। उसके बाद एक नाबार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए रखे हैं जो कि एग्रीकल्चर लोगों को फॉर एग्जांपल उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोन दिया जाता है। मीन्स कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इंस्टीट्यूट, ये बैंक ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक में लोन मिलता है। इसमें ये कम से कम 12 जुलाई 1982 से इसमें कैपिटल जमा हुआ था गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद इसने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया लोन को एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उन लोगों को लोन मिलता है और वो लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कम से कम 10.80 करोड़ रुपए कैपिटल अमाउंट पूरा गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है 31 मार्च 2018 तक। उसके बाद कुछ रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं जो कि सहयोग करते हैं लोन को देने के लिए या फिर फैसिलिटीज़ देने के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोवाइड करते हैं लोन वो कभी कभी शॉर्ट टर्म होता है, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, ये थोड़ा बेसिक है, ये छोटा टर्म होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट वाले बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो लोग लोन देते हैं जो कि मीडियम टाइम का होता है। और स्टेट कोऑपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज टाइम का होता है। आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।